सभी एस्पिरेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और सभी लिसनर्स को भी। जैसा कि हम एक नए साल में कदम रख रहे हैं, एक बात याद रखें, तीव्रता से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। बिल्कुल। अनमोल वचन रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये सत्र आपको शांति से रिवाइज करने और आत्मविश्वास के साथ सही चीजों को याद करने में मदद करने के लिए है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, कराधान यानी टैक्सेशन। हाँ, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करेंगे। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सरल है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बिना किसी जार्गन के मुख्य बिंदुओं को समझना। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं। आज का हमारा मिशन है टैक्सेशन से जुड़े हर जरूरी कॉन्सेप्ट को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तैयार करना, ताकि परीक्षा हॉल में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये टैक्सेशन या कराधान है क्या? मतलब सरकार हमसे टैक्स लेती ही क्यों है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहली और गहरी इनसाइट छिपी है। टैक्सेशन सिर्फ एक अनिवार्य भुगतान नहीं है। अच्छा, बल्कि सोर्सेज इसे इकोनॉमिक ग्लू कहते हैं। एक ऐसा गोंद जो नागरिकों और राज्य के बीच एक सामाजिक अनुबंध, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह का अदृश्य समझौता। इससे थोड़ा और आसान करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम टैक्स देते हैं तो हम सिर्फ सरकार की तिजोरी नहीं भर रहे होते, हम सरकार को देश चलाने का अधिकार दे रहे होते हैं। और बदले में हमें सरकार को जवाबदेही ठहराने का अधिकार मिलता है। नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन वाला आइडिया। एग्जैक्टली, वो यहीं से आता है। और ये अनुबंध, ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट टैक्सेस के साथ ज्यादा मजबूत होता है। जैसे कि इनकम टैक्स। हाँ, क्योंकि तब हमें सीधे तौर पर महसूस होता है कि हमारी कमाई का एक हिस्सा देश चलाने के लिए जा रहा है। समझ गई। तो अगर कोई टैक्स नहीं देता तो वो एक फ्री राइडर बन जाता है, जो देश की सारी सेवाओं का इस्तेमाल तो करता है पर उनके लिए भुगतान नहीं करता। सही कहा। तो परीक्षा हॉल के लिए की टेक अवे है टैक्सेशन इज इक्वल टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स में भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब इसी अनुबंध को ध्यान में रखते हुए चलिए टैक्स के प्रकारों को समझते हैं। ठीक है, तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है? 3 मुख्य आधार हैं। पहला है टैक्स की दरों के आधार पर, जिसमें प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रेग्रेसिव टैक्सेस आते हैं। हाँ, प्रोग्रेसिव मतलब आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर भी बढ़ती है, जैसे भारत का इनकम टैक्स। ये एबिलिटी टू पे के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल मतलब फ्लैट टैक्स। सभी आय स्तरों पर टैक्स की दर एक जैसी रहती है, जैसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। और रिग्रेसिव, ये ठीक उल्टा हुआ, आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर घटती है। ये तो गरीबों पर ज्यादा बोझ डालता होगा। बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो अक्सर स्वभाव से रिग्रेसिव ही होते हैं। ओके, दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है इम्पोजिशन, यानी कर कैसे लगाया जाता है। इसमें 2 हैं, एड वलोरम और स्पेसिफिक टैक्स। एड वलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू। एकदम। ये वस्तु या संपत्ति के मूल्य पर लगाया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स। मूल्य बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। और स्पेसिफिक टैक्स? ये वस्तु की मात्रा पर लगता है, उसके मूल्य पर नहीं। जैसे पेट्रोल पर प्रति लीटर एक फिक्स्ड टैक्स। ठीक है, एड वलोरम इज वैल्यू, स्पेसिफिक इज क्वांटिटी। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बोझ किसी और पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सही। जिस व्यक्ति पर लगाया गया वही इसका भुगतान करेगा, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में बोझ ट्रांसफर हो जाता है, लगता है निर्माता पर चुकाता है अंतिम उपभोक्ता, जैसे जीएसटी। और यूपीएससी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब सीबीडीटी है। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी। बिल्कुल। एक और बात, डायरेक्ट टैक्स आमतौर पर प्रोग्रेसिव होते हैं, जो आय की असमानता कम करते हैं। लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन महंगा होता है और बेस भी नैरो होता है, क्योंकि हर कोई इनकम टैक्स नहीं देता। सही। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का बेस बहुत चौड़ा होता है, हर कोई कुछ ना कुछ खरीदते समय इसे देता है। पर ये रिग्रेसिव होते हैं और महंगाई बढ़ा सकते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका हो सकता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आपकी जेब से कोई बच नहीं सकता, और इनडायरेक्ट आप भुगतान तो करते हैं
पर आपको इनडायरेक्टली पता चलता है, जैसे किसी सामान की एमआरपी में। चलिए अब कुछ प्रमुख डायरेक्ट टैक्सेस को जल्दी से रिवाइज करते हैं। जरूर। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है। और इसी से जुड़ा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी MAT। हाँ, MAT और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी AMT। ये क्या है? ये एक तरह से सरकार का सेफ्टी नेट है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां कानून में मौजूद छूटों का फायदा उठाकर अपना टैक्स जीरो कर लेती हैं। उन्हें ही जीरो टैक्स कंपनीज कहते हैं ना। जी, तो MAT ऐसी कंपनियों को और AMT दूसरी संस्थाओं को उनके बुक प्रॉफिट्स पर लगाया जाता है, ताकि वो कम से कम कुछ टैक्स तो जरूर दें। प्रीलिम्स के लिए इनकी दरें याद रखना जरूरी होगा। हाँ, MAT लगभग 15% और AMT लगभग 18.5% है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स की। पूंजीगत लाभ कर। ये किसी संपत्ति जैसे शेयर, जमीन या सोने की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगता है। इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखना है? 2 बातें। पहला, ये 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने संपत्ति कितने समय तक अपने पास रखी। और दूसरा ये कि विरासत में मिली संपत्ति पर ये लागू नहीं होता। ये एक कॉमन ट्रैप है। अच्छा पॉइंट है। अब एक बहुत ही मॉडर्न टैक्स पर आते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी। इसे गूगल टैक्स भी कहते हैं। हाँ, ये आज के डिजिटल दौर की सबसे बड़ी कर चुनौती का समाधान है। ये है क्या असल में? ये उन विदेशी डिजिटल कंपनियों पर लगाया जाता है, जैसे गूगल, फेसबुक, जिनका भारत में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन वो यहाँ के बाजार से करोड़ों का रेवेन्यू कमा रही हैं। एकदम। तो ये लेवी सुनिश्चित करता है कि वो भी भारत में टैक्स दें। ये BPESS पहल का हिस्सा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मतलब इसके बिना वो कंपनियां यहाँ से पैसा कमाकर बिना टैक्स दिए निकल सकती थीं। बिल्कुल। और इसी लूपहोल को बंद करने के लिए EL 1.0 और EL 2.0 लाए गए। ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% और अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2%। चलिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चलते हैं। GST तो है ही, पर उससे पहले कस्टम्स ड्यूटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सीमा शुल्क। ये वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगता है। पर यह सिर्फ राजस्व का स्रोत नहीं है, ये सरकार की व्यापार नीति का एक हथियार भी है। इसके कुछ प्रकार हैं जो अक्सर खबरों में रहते हैं। हाँ, और तीनों प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये WTO द्वारा अनुमत हैं। पहला कौन सा है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी CVD। मान लीजिए कोई देश अपने उत्पादकों को सब्सिडी देता है, जिससे उनका सामान सस्ता हो जाता है। तो हमारे घरेलू उद्योग को नुकसान होगा। सही। तो उस सब्सिडी के असर को खत्म करने के लिए भारत उनके सामान पर CVD लगा सकता है। दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। हाँ, जब कोई देश अपने माल को घरेलू बाजार से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ डंप करता है, तो उससे अपने उद्योग को बचाने के लिए ये ड्यूटी लगाई जाती है। और तीसरा है सेफगार्ड ड्यूटी। ये एक तरह का टेम्पररी इमरजेंसी ब्रेक है। जब किसी उत्पाद का आयात अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए और घरेलू उद्योग को गंभीर खतरा हो जाए, तब इसे लगाया जाता है। ओके, अब आते हैं भारतीय कर प्रणाली के सबसे बड़े सुधार पर, GST। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन ये सिर्फ एक टैक्स सुधार से कहीं ज्यादा है ना? ये पॉलिटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत आया। ये GS पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी है। इसने केंद्र और राज्य के कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली। और इसका जो डेस्टिनेशन बेस्ड नेचर है, उसने तो फिस्कल फेडरलिज्म को ही बदल दिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। अब जहां सामान बिकता है, उस राज्य को टैक्स मिलता है। इससे कंज्यूमिंग स्टेट्स को फायदा हुआ है। और इसी संघात को चलाने के लिए बनी है GST काउंसिल। अनुच्छेद 279A के तहत इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। हाँ, पर इसमें केंद्र का वेटेज 13 और सभी राज्यों का मिलाकर 23 है, तो इस पर भी बहस होती है कि ये कितना कोऑपरेटिव है। निश्चित रूप से मेंस के लिए इस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। परीक्षा हॉल के लिए GST से जुड़ी कुछ और क्विक फैक्ट्स। पहली बात, शराब और 5 पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी इससे बाहर हैं। ठीक है। दूसरी, भारत में डुअल GST मॉडल है, CGST और SGST। और सबसे जरूरी बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, GST का दिल है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC। यही वो मैकेनिज्म है जो टैक्स ऑन टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसी शब्दावली पर आते हैं जो अक्सर प्रीलिम्स में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। जैसे सेस और सरचार्ज। हाँ,
दोनों टैक्स पर टैक्स हैं, तो इनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर उद्देश्य का है। सेस किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा उपकर, और इसका पैसा सिर्फ उसी काम में खर्च होना चाहिए। और सरचार्ज? सरचार्ज का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, सरकार उसे कहीं भी खर्च कर सकती है। और सबसे जरूरी बात जो राज्यों के अधिकारों से जुड़ी है, वो ये है कि सेस और सरचार्ज से मिला पैसा डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता। मतलब इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता, ये पूरा का पूरा केंद्र के पास रहता है। ओके, अब आते हैं टैक्स बुयंसी और टैक्स इलास्टिसिटी पर। इसे याद रखना बहुत आसान है। टैक्स बुयंसी मतलब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के कारण टैक्स राजस्व में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी। सरकार ने कुछ नहीं किया, जीडीपी बढ़ी तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया। और इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मतलब सरकार का डेलिब्रेट एक्शन, जब सरकार खुद टैक्स की दरें बदलती है और उससे टैक्स राजस्व में बदलाव आता है। बुयंसी इक्वल्स ऑटोमेटिक, इलास्टिसिटी इक्वल्स डेलिब्रेट। समझ गई। अगला कंफ्यूजन, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। इवेजन मतलब कर चोरी, ये अवैध है, इल्लीगल, जैसे अपनी आय छिपाना। अवॉइडेंस? अवॉइडेंस मतलब कानूनी खामियों, लूप होल्स का इस्तेमाल करके टैक्स बचाना, ये नैतिक रूप से गलत है। और प्लानिंग? प्लानिंग मतलब सरकार द्वारा दी गई छूटों, जैसे एटीसी, का उपयोग करके कानूनी और नैतिक रूप से टैक्स बचाना। सरकार खुद इसे प्रोत्साहित करती है। इसी टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए GAR है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। हाँ, GAR टैक्स अधिकारियों को शक्ति देता है कि वो उन समझौतों को अमान्य कर दे जो केवल टैक्स बचाने के उद्देश्य से किए गए हों। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय कराधान के दो आखिरी कंसेप्ट्स, DTAA और BPS। DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये दो देशों के बीच एक संधि है ताकि एक ही आय पर दो बार टैक्स ना लगे। पर इसका दुरुपयोग भी तो होता है। हाँ, राउंड ट्रिपिंग और ट्रीटी शॉपिंग के लिए, जो टैक्स अवॉइडेंस का ही एक रूप है। और BPS? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये बड़ी बड़ी MNCs की एक रणनीति है। वो अपना मुनाफा कम टैक्स वाले देशों यानी टैक्स हेवन्स में ट्रांसफर कर देती हैं ताकि उन्हें बहुत कम या कोई टैक्स न देना पड़े। और OECD और G20 देश इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अंत में एक कंसेप्ट जो पूरे देश की वित्तीय सेहत को दिखाता है, टैक्स टू GDP रेशियो। ये किसी भी देश की वित्तीय सेहत का थर्मामीटर है। ये बताता है कि सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले कितना टैक्स इकट्ठा कर पा रही है। और भारत में ये रेशियो कम क्यों है, ये मेंस का एक क्लासिक सवाल है। हाँ, इसके मुख्य कारण हैं हमारा बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर, कर छूट, कर चोरी और कम प्रति व्यक्ति आय। और इसे बढ़ाने के उपायों में टैक्स बेस को चौड़ा करना, GST जैसा सरलीकरण और GAR जैसे सख्त उपाय शामिल हैं। तो ये था टैक्सेशन पर एक त्वरित लेकिन व्यापक रिवीजन। हमने बुनियादी बातों से लेकर GST और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे जटिल विषयों तक को कवर किया है। हाँ। उम्मीद है कि आपको आत्मविश्वास देगा। बिल्कुल, शांत रहें, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें। अब बस इसे परीक्षा में सही ढंग से याद करने की बात है। हाँ, जाने से पहले एक विचार, जैसे एक नागरिक और राज्य के बीच एक सामाजिक अनुबंध होता है, वैसे ही एक एस्पिरेंट और उसके लक्ष्य के बीच भी एक अनुबंध होता है। आपका टैक्स है आपकी मेहनत और निरंतरता। इस नए साल में इस अनुबंध को कैसे और मजबूत किया जा सकता है? Don't forget to like, subscribe and join our channels at Anmol Vachan 1.